आपको सीधे लिए चलते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है बजट की। प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर बजट पेश कर रहे हैं। 2025 की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है। प्राथमिकता वाले लक्ष्यों का प्रसंगवश आगामी पृष्ठों में भी उल्लेख होगा। इस दशक को उत्तराखंड का एक दशक बनाने के लिए और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमने 7 प्राथमिक बिंदुओं पर इस बजट को विशेष रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया है। मानव पूंजी में निवेश, इस हेतु पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत अनेक क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान करते हुए एक अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास किया गया है। समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास, इस हेतु अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमता में संवर्धन कर उन्हें एक नए अवसरों का उपयोग करने के लिए एक बेहतर परिवेश देते हुए समावेशी विकास की यात्रा में सम्मिलित करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, इस हेतु सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुरक्षण, इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा रही है तथा परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता, इस हेतु रोड सेफ्टी, सड़क अनुरक्षण और निर्माण आदि में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, रोपवे, मेट्रो रेल हेतु विविध प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी आधारित विकास, इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन, हमने विकास की गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से संबद्ध किया है। पहली बार हम पूंजीगत व्यय का 0.5% जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान कर रहे हैं। यह इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी प्राथमिकता का साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा रही है। इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित देने के लिए इस बजट में नई मांग का प्रावधान किया गया है। प्रकृति हमें संरक्षित करती है और हम प्रकृति को संरक्षण करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये 7 बिंदु हमारी उम्मीदों की किरण है। इन सब किरणों से जो इंद्रधनुष बनेगा वह एक ऐसे इकोसिस्टम को प्रतिबिंबित करेगा जो स्वावलंबन, स्वरोजगार और रोजगार के परिवेश को दृढ़ता प्रदान करेगा। हमने इस सरकार के प्रथम बजट में कई पहल की थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष G20 सम्मेलन की मेजबानी का गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ है। यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रदेश में भी G20 की 3 संगोष्ठियां होंगी। हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी योग साधना, हमारे वातावरण की आध्यात्मिकता और आयुष ज्ञान की असीम संभावनाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। यह पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए उत्तराखंड को आकर्षण का केंद्र बनाने का अवसर है। इस बजट में इस आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार युवा शक्ति, अन्नदाता, स्टार्टअप, निवेशक और कर्मठ कर्मकार के साथ खड़ी है। एक ही ध्येय है, एक ही आराधना, अग्रणी राज्य का की कामना। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन की दिशा में हमारे कदम निरंतर बढ़ रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, CM हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 क्रियाशील है। शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राज्य में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी
को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिसमें नकल करने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम उम्र कैद के साथ ही सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भर्तियां पूरी पारदर्शिता से निष्पक्षता के साथ नकल विहीन संपन्न कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक राज्य के रूप में हमारी शक्ति का वास्तविक मापदंड हमारी युवा शक्ति है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणादायी कथन जरूर उद्धृत कर रहा हूं। सारी शक्ति हम तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और कुछ सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो। यह मत मानो कि तुम कमजोर हो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की त्रिवेणी युवा शक्ति के दम पर है। हमारी युवा शक्ति नए ट्रेंड सेट कर रही है, नए वेंचर शुरू कर रही है और दूसरों को रोजगार दे रही है। हम राज्य हित में, राष्ट्र हित में और मानवता के हित में इस शक्ति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हमारी इस बजट के केंद्र में आप युवा शक्ति के प्रति हमारे सरोकार और हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब पाएंगे। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी प्रदाता बनेगा और हमारी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट में युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, अपितु उनके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन का भी समुचित ध्यान रखा गया है। नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है और क्षमता विस्तार पर ध्यान दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में छात्रों में राष्ट्रीय छात्र दल अर्थात एनसीसी से जुड़ने के लिए अपार जोश है। प्रदेश में लगभग 39,000 एनसीसी कैडेट्स हैं। पहले इनको मात्र 15 रुपए प्रति कैडेट प्रति परेड की दर से जलपान भत्ता दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाकर 45 रुपए प्रति कैडेट प्रति परेड किया है। इस हेतु समुचित प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नई मांग के माध्यम से एनसीसी कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय छात्र दल भारतीय सैनिक दलों में सेवा के अवसर की राह प्रशस्त करता है। हम मेधावी छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। इस बजट में हम अनेक नई योजनाएं लेकर आए हैं। प्रसंगवश मैं यहाँ पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना हेतु लगभग 92 करोड़ 78 लाख का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा हेतु रुपए 7 करोड़ 11 लाख का भी प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विद्यमान योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु समुचित बजट प्रावधान किया गया है। जैसे राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 15 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 25 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ 69 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पिछड़ी जातियों के
पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ी जाति दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ 9 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। एनसीसी कैडेट हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। 50,000 का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,76,000 का बजट प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 49,90,00,000 का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में 6 करोड़ 10 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की सर्वोच्च सेवाओं में युवा शक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद आदि संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इस बजट में इन संस्थाओं हेतु समुचित प्रावधान किए जा रहे हैं। युवा शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें निरंतर युवा शक्ति को केंद्र में रखकर प्रदेश का विकास करने में प्रेरणा देती है। युवा रोजगार चाहता है, इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों एवं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास आदि में विविध बजटीय प्रावधान किए गए हैं तथा समग्र रूप से एक उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो युवा शक्ति को निरंतर प्रेरित करेगा। प्रसंगवश मैं यहाँ पर कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र रूप में 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 14 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा हमारा धर्म है। समुचित शिक्षण और प्रशिक्षण ही वह केंद्रीय बिंदु है जो हमारे युवा को अवसर की उपलब्धता कराएगा, प्रेरित रखेगा और स्वावलंबन का स्वस्थ परिवेश निर्मित होगा। शिशु अवस्था में पोषण से लेकर कोचिंग और प्रशिक्षण तक के प्रावधान इस बजट में हैं। हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण अधिगम को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्रवाई गतिमान है। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के साथ साथ खेल सुविधाओं का आदि का प्रावधान किए जाने की योजना है। इस बजट में नई मांग उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत 813 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है। अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत समग्र रूप से 169 करोड़ 4 लाख प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 1 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रदेश के राजकीय प्राइमरी विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया गया है। इस क्रम में आगामी वर्ष हेतु 6 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 25 करोड़, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य
पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु लगभग 1 करोड़ 24 लाख का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से पूंजीगत मद में 45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने उस शिक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय लिया है। इस हेतु एक और अवसंरचना के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण डिजिटाइजेशन के साथ साथ मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक पोर्टलों पर विभागीय सूचनाएं अद्यतन किए जाने एवं अन्य विभागीय पोर्टलों पर सूचनाओं का डिजिटाइजेशन, अपडेशन, MIS आदि ऑनलाइन कार्य किए जाने हेतु वर्तमान में उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित एडुसेट कार्यालय को ICT सेल में उच्चीकृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को NAC प्रत्यायित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। समस्त राजकीय महाविद्यालयों में 4G 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है तथा अशासकीय महाविद्यालयों हेतु भी MIS पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी लाए जाने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था करने की प्रक्रिया गतिमान है। अध्यक्ष जी, रोजगार व तकनीक शिक्षा का सीधा संबंध है, अतः तकनीक शिक्षा को सुदृढ़ किए जाने के लिए हमने कमर कस ली है। इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा हेतु हमने कुछ प्राथमिकताएं चिन्हित की हैं। मैं ऐसी कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे प्रदेश के युवाओं को डिप्लोमा के साथ साथ इंजीनियरिंग स्नातक एवं मास्टर डिग्री के अवसर प्रदान करने हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में इंटीग्रेटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का संचालन प्रारंभ करने की कार्रवाई गतिमान है एवं उद्योगों की मांग के अनुसार आगामी वर्ष में नई प्रौद्योगिकियों यथा ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं बिग डेटा, गेमिंग एवं एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग आदि में नए पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अंतर्गत प्रदेश के पॉलिटेक्निकों को विभिन्न मानकों के अंतर्गत रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। पॉलिटेक्निक संस्थाओं की रैंकिंग होने से अच्छी रैंकिंग वाली संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वहां अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अधिक से अधिक छात्र व छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधीन राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्लेसमेंट केंद्र का निर्माण कार्य अपर आमवाला देहरादून में किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा खेल महाकुंभ आयोजित कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कर्मवीर के लिए है आसान, छू लेना अपनी मंजिल, ऐसे कर्मवीरों को हम नित्य आगे बढ़ाएंगे। उनकी ही शक्ति के दम पर हम मंजिल पाएंगे। सशक्त उत्तराखंड बनाएंगे, सशक्त उत्तराखंड बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, समावेशी विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए हमारी सरकार महिला कल्याण, बाल कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण एवं श्रम कल्याण आदि क्षेत्रों में आवश्यक प्रावधान कर रही है। अध्यक्ष जी, महिला समाज और देश की तरक्की का
आधार है। यह सशक्त होकर निर्णय ले सके, यह हमारा प्रयास है। हमारा मानना है कि लैंगिक असमानता से मुक्ति आवश्यक है। इसीलिए हमारी सरकार द्वारा उचित बजट प्रावधान के माध्यम से महिला एवं शिशु कल्याण का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रेरणा से महिला सशक्तिकरण के इस पुनीत कार्य में हम भी यथाशक्ति हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमने सरकारी सेवाओं में 30% महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया है तथा पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण का ध्यान रखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 के अंतर्गत संचालित ICDS कार्यक्रम में प्रदेश की 33,415 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा आंगनबाड़ी सहायिका बहनें मातृ एवं शिशु कल्याण के पुनीत कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका कार्य निर्वहन कर रही है। हमारी सरकार उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका का सदैव सम्मान करती है। माह नवंबर 2021 से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं बहनों के मानदेय में अतिरिक्त रूप से 18 से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा आंगनबाड़ी सहायिका बहनों के मानदेय में अतिरिक्त 1500 रुपए की प्रतिमाह वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे 4,500 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 4,800 की धनराशि दी जा रही है। इस प्रकार उनको कुल 9,300 का मानदेय प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे 3,500 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 2,750 की धनराशि दी जा रही है। इस प्रकार कुल 6,250 का मानदेय प्रति मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को भी दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को केंद्र सरकार की ओर से 2,250 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से रुपए 3,000 की धनराशि दी जा रही है। इस प्रकार उनको भी कुल 5,250 का मानदेय प्रति आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को दिया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम संचालित किया जाता है। योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के कुल लगभग 8,47,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु समग्र रूप से रुपए 288 करोड़ 24 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु 42 करोड़ 43 लाख का प्रावधान किया गया है। महिला को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 2 घटक संबल और एवं सामर्थ्य केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास पालना योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रसव काल में महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में योजना हेतु 4 करोड़ 43 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 30 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के में कुपोषण की दर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला, चिप्स, 2 दिन अंडा आंगनबाड़ी केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजना हेतु लगभग 26 करोड़ 72 लाख का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरव योजना के अंतर्गत पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म के समय रुपए 11,000 एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51,000 की धनराशि कराए जाने का प्रावधान है। अध्यक्ष जी,
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2017-18 से 2021-22 तक छूटे हुए 82,601 लाभार्थियों को कुल 334 करोड़ 96 लाख 22 हजार की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 282 करोड़ 50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में प्रसव उपरांत माता एवं कन्या शिशु को देखभाल एवं पोषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक सामग्री हेतु किट उपलब्ध करवाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 19 करोड़ 95 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती धात्री महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा एवं 2 दिन खजूर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना हेतु 20 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी मातृशक्ति व किशोरियां अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। उनके महान कार्यों को जन जन पहुंचाने के लिए, अन्य महिलाओं को अभिप्रेरित करने के लिए उत्तराखंड की वीरांगना तीलो रोतिली के नाम पर पुरस्कार हेतु समुचित प्रावधान किया जा रहा है। इस वर्ष चयनित 12 महिलाओं को 31,000 प्रति की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 21,000 की धनराशि व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में योजना हेतु 26,50,000 का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण के क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्यरत महिलाओं के कल्याण के लिए भी प्रयासरत है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधा युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन पीपी मोड पर किया जा रहा है तथा जनपद उत्तरकाशी में किराए पर संचालित है। वर्ष 23-24 में योजना हेतु समुचित प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, संकेत स्पष्ट है, महिला व बाल कल्याण सहित समग्र कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। समावेशी विकास की हमारी यह प्रतिबद्धता वृद्धावस्था पेंशन में किए गए नए प्रावधानों में भी परिलक्षित होती है। अब ऐसे वृद्धजन जिनके पुत्र एवं पौत्र 20 वर्ष से अधिक की आयु के हैं लेकिन गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं अथवा जिनकी मासिक आय 4,000 से कम है, उनको भी पेंशन की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान में पेंशन पा रहे एवं नवीन पात्र सभी वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, प्रत्यक्त महिलाओं आदि को पेंशन दिए जाने हेतु समग्र रूप से कुल 1,686 करोड़ 7 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 5,70,000 वृद्धजनों, 2,15,000 निराश्रित विधवाओं, 97,000 दिव्यांगों, 29,000 किसानों एवं 6,500 प्रत्यक्ष निराश्रित महिलाओं को पेंशन हेतु पेंशन देकर लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान किए जाने में माह जनवरी 2023 तक कुल 22 करोड़ 25 लाख 51,000 की धनराशि व्यय की गई है। 55,503 छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु योजना में 27 करोड़ तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना हेतु 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तरकाशी में राज्य के वृद्ध सशक्त आवास गृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे संचालित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है एवं जनपद देहरादून में निर्माणाधीन राज्य के वृद्ध सशक्त अशक्त आवास गृह को पूर्ण करने हेतु कार्रवाई गतिमान है। राज्य के वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण पूंजीगत मद में वित्तीय 2023-24 के बजट में
20 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे अवस्थापना से संबंधित निर्माण कार्य कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हमारी सरकार की कार्य संस्कृति है। सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सजग और सतर्क है। जनहित के दृष्टिगत योजनाओं को सरलीकृत करते हुए आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के लिए अटल आवास योजना अंतर्गत आवेदक की वार्षिक आय सीमा 32,000 वृद्धि कर 48,000 की गई है और आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 से वृद्धि कर 1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 35,000 से वृद्धि कर 1,20,000 की गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता योजना अंतर्गत आवेदक की मासिक आय 1,250 से वृद्धि कर 4,000 की गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु